गुड आफ्टरनून क्लास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे मराठा जो है वो अपनी लगातार युद्ध हारने के वजह से उनकी डायनेस्टी जो है वो कैसे धीरे धीरे समाप्त होने लगी। ठीक है, मतलब कि कैसे जब वो लोग हारने लगे तो हारने के बाद उन लोगों ने अपने एक अलग डायनेस्टी बनाया, जिसको चार डायनेस्टी हम लोगों ने पढ़ा था कि चार उन्होंने अलग अलग डायनेस्टी बनाए। और चारों डायनेस्टी पे मतलब कि अच्छा से रूल करने के लिए उन्होंने एक नवाब को नियुक्त किया। ठीक है, और नवाब जो है वो चारों डायनेस्टी पे रूल करते थे। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग का आज का अगला टॉपिक है द द क्लैन टू पारामाउंटेसी। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा हल्का सा चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जब पिछला डाउट क्लास चलाया तो इसमें बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक से संबंधित समस्याएं थी। ठीक है, तो इस समस्याओं को लेकर के फिर से हमने इस टॉपिक को शुरू से मतलब कवर करने का कोशिश किया है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि द क्लेम टू पारामाउंटेसी क्या है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इस पॉलिसी को लाया किसने। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग जो कि उस समय के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लॉर्ड हेस्टिंग नाम याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग जो उस समय के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जिनका शासनकाल 1813 ईस्वी से लेकर के 1823 ईस्वी तक चला। ठीक है, उन्होंने ही इस पारामाउंटेसी नाम की एक पॉलिसी लाई। पारामाउंटेसी नाम की पॉलिसी का मतलब हो गया कि पारामाउंटेसी का मतलब था कि एक ऐसा पॉलिसी, ठीक है, जिसके अंतर्गत लॉर्ड लॉर्ड हेस्टिंग ने ये बताया कि कैसे मतलब जो जितने भी राजा से ये लोग युद्ध जीत चुके थे। ठीक है, अब वो लोग ये अपने आप को जैसे सारे राजाओं से ये युद्ध जीतते गए, तो इन्होंने सोचा क्या कि हम लोग एक ऐसी पॉलिसी लॉन्च करते हैं जिससे कि मतलब इंडियन राजाओं से हम लोग भी एक अपने आप को ज़्यादा सुप्रीम दिखाया जा सके, अपने आप को ये लोग एक सुप्रीम दिखा सकें। ठीक है, तो मतलब द क्लेम टू पारामाउंटेसी में यही बताया गया है, पारामाउंटेसी का मतलब यही बताया गया है कि अपने आप को एक सुप्रीम दिखाने का, एक ताकतवर दिखाने का मतलब ये एक पॉलिसी बनाई गई। ठीक है, जैसे कि इनका कहने का मतलब था कि अब हम सारे राजाओं को जीत रहे हैं, सारे राज्यों पे हमारी अब राज्य चल रही है, तो क्यों ना हम लोग मतलब कि हम लोग अपने आप को ही एक सुप्रीम बना लें यहाँ पे, मतलब अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर माने। सारे चीज़ों में व्यापार करते ही थे, तो व्यापार के हिसाब से भी ये लोग ताकतवर बने। और अब इन्होंने फौज रखना भी शुरू कर दिया था, जैसे कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था सब्सिडरी अलायंसेज में, कि जिन राज्यों को ये लोग जीतते थे, सब्सिडरी अलायंसेज का मतलब बता रहे हैं कि जिन राज्यों को ये लोग जीतते थे उस मतलब उस राज्यों में ये लोग राजाओं के ऊपर सब्सिडरी अलायंसेज लगा देते थे। सब्सिडरी अलायंसेज में कुछ प्रमुख नियम थे, कुछ प्रमुख नियमों का हम लोगों ने मतलब पिछले वीडियो में या फिर पिछले क्लासेज में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो इस जैसे कि क्या होता था कि राजाओं पे भी ये लोग नियम लगाने लगते थे, जैसे कि जो भी आपके जो अंगरक्षक होंगे, जो प्रमुख सैनिक होंगे, जो राजा के सिर्फ और सिर्फ देखभाल के लिए बनाए जो रखे गए होंगे, कि जो सिर्फ और सिर्फ राजा के देखभाल करेंगे, तो उन वो भी अब कंपनी ही नियुक्त करेगी। और कंपनी के नियुक्त सैनिकों के द्वारा भी, जो भी कंपनी के द्वारा सैनिक नियुक्त किए जाएंगे, उसका भी टोटल खर्च कौन देगा? उसका टोटल खर्च देगा राजा। ठीक है, और उसके बदले में भी जो उन्होंने मान लीजिए कि कंपनी ने कुछ सैनिक नियुक्त किए राजा के लिए, तो अब कंपनी के लिए भी कुछ राजा को पैसा देना पड़ेगा, कुछ टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो पारामाउंटेसी में ये बताया गया कि हम लोग अब सबसे ज़्यादा सुप्रीम हो गए हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। ठीक है, इसी क्रम में क्या हुआ कि अब अंग्रेज जो हैं वो अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझने लगे, सबसे ज़्यादा सुप्रीम समझने लगे। तो इसी क्रम में उन्होंने अब अब अपने राज्य की सीमाओं को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, तो राज्य की सीमाओं को बढ़ाने की क्रम में, इसी क्रम में युद्ध के क्रम में क्या किया कि उन्होंने अगला राज्य चुना युद्ध के लिए। ठीक है, वो सबसे पहले क्या करते थे, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियो में, कि वो लोग सबसे पहले क्या करते थे कि सभी राज्यों में उसकी कमियां को ढूंढते थे, कि मतलब क्या क्या कमी है, इन सारी चीज़ों को ढूंढते थे और उसके बाद से उस पर आक्रमण करते थे। पहले संधि प्रस्ताव रखते थे कि आप हमारे राज्यों में, आप अपना जो राज्य है वो हमारे अधीन कर दीजिए, हम उसमें अपना राज्य चलाएंगे। और नहीं मानने पे क्या करते थे कि वो उनसे युद्ध करते थे। ठीक है, तो इसी क्रम में अगला जो राज्य उन्होंने चुना वो था कित्तूर। कित्तूर आज का जो कित्तूर कर्नाटक का पुराना नाम है। और ठीक है,
तो उस समय वहाँ की रानी रानी चन्नम्मा हुआ करती थी, ठीक है, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही मुहिम उठा चुकी थी, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ चुकी थी अंग्रेजों के खिलाफ, और उनमें उन्होंने जीत भी हासिल किया था। तो अब राजाओं का अब अंग्रेजों का उन पे ध्यान था कि अब इनको कैसे हराया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने उनकी कमियों को खोजने का प्रयास कर कमियों को खोजना शुरू किया कि अब हम लोग कैसे रानी चन्नम्मा की कमी को निकालें और उनसे हम लोग कैसे युद्ध जीत सकें, ठीक है। तो युद्ध जीतने के लिए उन्होंने पहले उनकी कमी निकालना शुरू किया, और ठीक है, उसी समय उन्होंने कित्तूर पे आक्रमण किया, ठीक है। तो कित्तूर पे आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि जब रानी चन्नम्मा तैयार नहीं थी युद्ध के लिए, तो उस समय क्या हुआ कि उस समय रानी चन्नम्मा को बंदी बना लिया गया, अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिया गया, और बंदी बनाने के बाद उनको जेल में डाल दिया गया। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना गया है, ऐसा कहा गया है कि रानी चन्नम्मा की मृत्यु जेल में ही हो गई थी। तो अब जो रानी चन्नम्मा की मृत्यु के बाद अब उनकी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक शासक की जरूरत थी, एक राजा की जरूरत थी। तो उनमें उनका एक सेनापति थे, ठीक है, रानी चन्नम्मा के एक सेनापति थे, जिन्होंने क्या किया कि उनके मुहिम को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो फिर अंग्रेजों ने देखा कि अब इनके मृत्यु के बाद भी, रानी चन्नम्मा की मृत्यु के बाद भी क्या होता है कि उनके राज्यों में से कोई भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आता है व्यापार के रूप में, या फिर अंग्रेज जो हैं वहाँ पे अब अच्छा से राज्य नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे अपनी शासन को नहीं चला पा रहे हैं, अपनी व्यापार को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो फिर से उन्होंने जो रानी चन्नम्मा के जो सेनापति थे उनके खिलाफ एक जंग छेड़ी, उनके खिलाफ एक युद्ध किया, ठीक है, जिनमें कि उनके सेनापति को पकड़ के भी फांसी पे चढ़ा दिया गया, उनके फांसी की सजा दे दी गई और उनकी भी मृत्यु कर दी गई, ठीक है। तो अब पूरी तरीके से जो कर्नाटक राज्य था, जो कित्तूर राज्य था, वो क्या हुआ कि अब अंग्रेजों के अधीन आ चुका था। तो ठीक है, इसी क्रम में अंग्रेज ने क्या किया कि अब सोचा कि अब हमारी शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ते जा रही हैं, तो उसी से नज़दीक एक राज्य उन्होंने सोचा कि अब हम लोग पंजाब पे आक्रमण करते हैं, ठीक है। तो उस समय के राजा हुआ करते थे, पंजाब के राजा हुआ करते थे कौन? राजा रंजीत सिंह, ठीक है। तो पंजाब के उस समय के राजा थे राजा रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह के राज्य में बहुत सारी सुविधाएं थी, सभी लोग काफ़ी खुश रहते थे। क्यों खुश रहते थे? क्योंकि वो भी अंग्रेजों के नियम जो थे वो नियमों के खिलाफ थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने क्या किया कि रंजीत सिंह को हराने के लिए कि 2 राज्यों का गठन किया, ठीक है। अब जैसे कि पिछला जो भी उन्होंने राज्य जीता था उसकी सेनाओं को मिलाया, फिर अपनी सेना तैयार की, और दोनों राज्यों के सेना के साथ उन्होंने पंजाब पे आक्रमण किया, ठीक है। तो पंजाब पे आक्रमण करने के बाद जब पंजाब पे आक्रमण हुआ तो राजा रंजीत सिंह भी वहाँ से अपने सैनिकों को लेकर के निकले, और दुर्भाग्यवश रंजीत सिंह वहाँ पे हार गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अब इस राज्य को भी, पंजाब को भी अपने में मिला लिया, ठीक है। तो ये थी पूरी परामोंटेसी की जो भी टॉपिक था, उस टॉपिक से रिलेटेड की कहानी। इसी टॉपिक में परामोंटेसी के बारे में टोटल बताया गया था, और कि कैसे कैसे नियम कानून बदला, और नियम कानून बदलने के बाद क्या क्या चेंजेस लाए गए, ठीक है। और कि कैसे कैसे राज्यों को अपने तरफ मिलाते गए अंग्रेज, ठीक है। तो इसी कंपनी में हम लोग बढ़ाए। तो अब क्या हुआ कि अब उनके सामने परामोंटेसी के बाद ये राज्यों को बढ़ाने के बाद अब उनके अंग्रेजों के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि जैसे कि रसिया के लोग उस समय रसिया के लोग भी भारत में आकर के अपने व्यापार को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि अब हम लोग क्यों नहीं कि रसिया के लोगों के साथ भी क्या करते हैं, संधि करते हैं, या फिर उनको हम लोग इस देश से भगा देते हैं, क्योंकि हमारा जो व्यापार है वो ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। तो उन्होंने भी जैसे ही उन अंग्रेजों ने रसिया पे आक्रमण करने के लिए सोचा, तब तक अफगानिस्तान के कुछ लोग जो थे उस समय आए हुए थे व्यापार करने के लिए भारत में। तो उन लोगों ने रसिया के साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया, जिससे कि अंग्रेजों का काम और आसान हो गया, और ये लोग क्या हुए कि और आगे की आगे अपने सीमाओं को बढ़ाने के लिए, या फिर भारत के और राज्यों को अपने कंपनी में मिलाने के लिए इन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसी क्रम में हमारा अगला टॉपिक है
देखिए, अब जो भी हम लोग टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को हम समझते हैं कि आप लोग काफ़ी ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, ठीक है? तो ऐसा होना चाहिए कि जो भी आपको समझ में नहीं आता है, तो हम लोग जो जितना भी हम लोग क्या करते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित भी आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, या फिर आपसे भी बोलते हैं कि आप इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनाइए और उसके बाद से पूछिए, या फिर क्वेश्चन आंसर दोनों बनाइए, ठीक है? तो जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं उस टॉपिक का हम लोग डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन करने के बाद मतलब फिर से हम लोग उसको क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे, और फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो अब पैरामाउंटेसी हम लोगों ने अच्छा से सीख लिया, द पैरामाउंटेसी पॉलिसी क्या थी। अब उसी क्रम में एक और पॉलिसी थी जिसका नाम था द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है? ये हमारा अगला टॉपिक है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा पॉलिसी चलाया गया, ठीक है? तो उस समय के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस समय, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल, सभी लोग याद रखेंगे नाम को, कि द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो है उन्होंने किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। और उनका शासनकाल, ठीक है, उनका शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक चला था, जो कि उस समय के बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है? अब हम लोग जानेंगे कि द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी में था क्या, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो देखते थे राजा कि अब जैसे कि हम लोग पिछले टॉपिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे मतलब जो है, मतलब अंग्रेज जो है वो युद्ध जीतते आ रहे हैं, और मतलब अपनी कंपनी में सारे राज्यों की सीमाओं को मिलाते आ रहे हैं, और कई जगह इन्होंने अपने नवाब भी नियुक्त कर दिए हैं, ठीक है? तो इसी क्रम में इन्होंने सोचा कि जितने भी भारत के राज्य हैं, क्यों नहीं हम उन सारे राज्यों को एक ऐसा नियम बनाए जिससे कि सारे राज्यों को मतलब हम लोग अपनी सीमाओं में मिला लें, ठीक है? तो इसलिए इस क्रम में उन्होंने क्या किया कि एक द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की एक पॉलिसी बनाई, जिस पॉलिसी में था कि जिस राजा के, ठीक है, जिस राजा के मेल हेयर यानी कि उनका नेचुरल पुत्र, मतलब कि उनका कोई अपना बेटा नहीं होता था, उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उस राज्य को अंग्रेज क्या करते थे, अपने कंपनी में मिला लेंगे। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब ये था कि अगर किसी राजा के पास उनका अपना पुत्र नहीं होता था, या फिर उस राज्य के अपना अधिकारी नहीं होता था, तो कंपनी का क्या नियम था कि उस राज्य को अब कंपनी में मिला लिया जाएगा, ठीक है? तो इस नियम के अनुसार क्या किया अंग्रेजों ने, बहुत सारे कंपनियों को, मतलब बहुत सारे राज्यों को अपने कंपनी में मिला लिया, जिसमें से कि प्रमुख राज्य थे जिन्होंने अपने कंपनी में मिला लिया। उसमें से प्रमुख राज्य थे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, ठीक है? जैसे कि हम लोग झांसी के बारे में जानते भी हैं कि वहाँ की महारानी थी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है? तो उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था, ठीक है? तो गोद लेने के क्रम में अंग्रेजों ने क्या कहा कि नहीं, दी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो एक पॉलिसी है उसके अनुसार महारानी लक्ष्मीबाई क्या है कि वो किसी गोद लिए हुए पुत्र को अपने राज्य के सिंहासन पे नहीं बैठा सकती हैं, ठीक है? इन्होंने उसके बाद कंपनी ने इस नियम को रानी के सामने रखा। तो इस नियम का विरोध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने उनका काफ़ी जवाब दिया, और उनसे एक युद्ध भी हुई, जिसमें बहुत एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ, झांसी का युद्ध, बैटल ऑफ झांसी के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं, ठीक है? तो इस युद्ध में मतलब अंग्रेजों की जीत हुई, और क्योंकि इस समय तक अंग्रेजों के पास मतलब हथियार आ चुके थे, बहुत लड़ने के बहुत सारे साधन आ चुके थे, गन्स वगैरह आ गए थे, इन्होंने मतलब बहुत सारे ऐसे और भी मशीनरीज का निर्माण कर लिया था, जिससे कि ये लोग मतलब एक युद्ध करके आसानी से जीत सकें, ठीक है? तो इसी क्रम में अगला टॉपिक है, ठीक है? आज हम लोग 3 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग सारे टॉपिक्स को ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से सुनने के बाद सारे टॉपिक्स से अगर किसी को भी कोई डाउट्स होगा तो उस डाउट को नोट करेगा, और नोट करने के बाद वो क्वेश्चन बोल के पूछ सकता है, या फिर लिख के पूछ सकता है, या फिर जिसको भी पूछना हो वो पूछ सकता है, ठीक है? और एक सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखते समय आप अगर अपने कॉपी को लेकर के बैठते हैं, और जो भी हम टॉपिक बता रहे हैं, जिस टॉपिक की हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में अगर आप लोग अपने कॉपी पे लिख रहे हैं, तो यह एक बेहतरीन तरीका साबित हो सकता है,
ठीक है, आपको ये सारे टॉपिक्स तुरंत मतलब याद हो जाएंगे और मतलब इसको भूलने में भी मतलब आप आसानी से इसको नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसी क्रम में अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है सेटिंग ऑफ ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखिए, अब क्या था कि राजा मतलब कंपनी जो था वो दिन प्रतिदिन अपनी कंपनी की सीमाओं को मतलब सारे राज्यों को अपने में मिला रहा था। मतलब कि और उसके उन्होंने एक पॉलिसी में, परमानेंटेसी पॉलिसी में उन्होंने क्या बता दिया कि अब वो लोग भारत के राजाओं से सुप्रीम हो चुके हैं। अब उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में बता दिया क्या कि जिन राजाओं के पास उनका अपना उत्तराधिकारी यानी उनका अपना पुत्र नहीं है, वो राज्य कंपनी की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम लोग राज्य तो अपने में मिला रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नियम कानून होने चाहिए जिससे कि मतलब सारे राज्यों को मतलब हम लोग सुचारू रूप से या फिर एक नियमित रूप से चला सकें। उसमें मतलब कुछ बहुत सारे चेंजेस ला सकें, मतलब जो भी समस्याएं हैं लोगों को उसको सुन सकें। तो ठीक है, इसी क्रम में उन्होंने मतलब बहुत सारे नियम कानून बनाने के लिए सोचा। ठीक है, तो इस समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। जब जब नए एडमिनिस्ट्रेशन, जब नए नियम कानून बनाया जाने लगा, तो इस समय के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग का गवर्नर जनरल का शासनकाल 1773 ईस्वी से लेकर के 1785 ईस्वी तक चला। ठीक है, और ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब तक कंपनी जो है थी बहुत सारे राज्यों को जीत चुकी थी। तो इन्होंने क्या सोचा कि अब हम लोग नया अपना नियम कानून बनाएंगे। तो नियम कानून बनाने के चक्कर में मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो उसकी सुनवाई के लिए कोर्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने कोर्ट बनाया। ठीक है, कोर्ट दो तरह से बनाया। पहला कोर्ट था सिविल कोर्ट। ठीक है, सिविल कोर्ट जिसका मतलब होता है सिविल कोर्ट को हम लोग दीवानी अदालत भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा कोर्ट था क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, जिसको मतलब कि हम लोग फौजदारी कहते हैं। अब देखिए, फौजदारी में और दीवानी में क्या अंतर है, यानी कि सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में क्या अंतर है। सिविल कोर्ट में था कि जो भी छोटे मोटे झगड़े होंगे जिसमें कि मतलब जो भी मतलब लड़ाई ना किया जाए, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मतलब संवाद हो, बातों से झगड़ा किया जाए, या फिर जो जमीन की जो भी उस समय जमीन की जो भी झगड़े होते थे, या फिर किसी और से संबंधित जो झगड़े होते थे जिसमें मतलब कि किसी को मतलब शारीरिक क्षति ना पहुंचे, तो इस क्रम में क्या होता था, सिविल कोर्ट के थ्रू ये केस को सॉल्व किया जाता था। जिस लड़ाई झगड़े में मतलब किसी व्यक्ति को मार दिया जाता था या फिर उसको किसी तरीके से मतलब फिजिकली नुकसान पहुंचाया जाता था, तो उसके लिए क्या उसको क्या माना जाता था, उसकी सारी सुनवाई क्रिमिनल कोर्ट में होती थी। ठीक है, तो जिसको हम लोग फौजदारी कहते हैं। याद रखिएगा सभी लोग, क्रिमिनल कोर्ट को ही हम लोग फौजदारी अदालत कहते हैं, और सिविल कोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दीवानी अदालत। ठीक है, तो अब क्या था कि जब इन्होंने कोर्ट बना दिया, तो कोर्ट बनाने के लिए मतलब कोर्ट को अच्छे तरीके से चलाने के लिए उनको मतलब सभी गांवों को समझना था कि यहाँ पे कौन कौन से नियम कानून से लोग रहते हैं, और क्या मतलब कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके का शासन चलता है। ठीक है, तो इसी क्रम में क्या हुआ कि कंपनी ने यानी कि वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि उस समय के पंडितों को बुलाया और मौलवियों को बुलाया। ठीक है, पंडित और मौलवियों को इसलिए बुलाया ताकि उस समय पंडित और मौलवियों को काफी शिक्षित माना जाता था, और जो ये लोग मतलब बताते थे वही मतलब आराम से गांव के लोग मानते थे और उनके बातों को फॉलो करते थे। ठीक है, तो पंडितों को और मौलवियों को बुला करके गांव के सारे नियमों को अध्ययन किया गया और उसको लिखा गया, रिकॉर्ड में लिखा गया और रिकॉर्ड बनाया गया उसका। और रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ ठीक है, अब कोर्ट जो है वो आसानी से चलाया जाने लगा। ठीक है, तो इसी क्रम में मतलब कि जो जितने भी उस समय के मतलब सिविल कोर्ट के दो मतलब प्रमुख लोग होते थे जो कि मतलब सुनवाई करते थे, उसमें से थे पहला काजी और दूसरा मुफ्ती। ठीक है, काजी और मुफ्ती, काजी का मतलब होता है एक जज, काजी का मतलब एक जज होता है। ठीक है, और मुफ्ती का मतलब होता है कि एक मतलब वकील, एक मुस्लिमों के तरफ से एक ऐसा वकील नियुक्त किया जाता था जो कि जज को सारा रिपोर्ट सौंप सके। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते थे, मुफ्ती, और काजी को हम लोग क्या कहते हैं, एक जज। ठीक है, तो
मिलते हैं हम लोग यहाँ तक, यहीं तक रहने देते हैं आज का टॉपिक, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। फिर से दोहराते हैं कि जिसको भी कोई भी अगर समस्या होगी तो वो सारी समस्याओं को वो अपना नोट करेगा, और नोट करने के बाद हमसे पूछ लेगा। ओके, सी यू गाइज।